हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम या फिर जीएनएम और उसके अलावा जो एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो कोर्सेज हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका कल रिलीज हुआ है उसको किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो उसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एक बार एंड तक जरूर देख लें और उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें। तो यहां पर जो है मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक जो भी छोटा छोटा जो भी पॉइंट है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और बाकी पेमेंट वगैरह कैसे करनी है उसमें जो है किस चीज का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, पहली चीज तो ये है कि आप बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, एनपीसीसी के लिए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए और एमएससी पैरामेडिकल के लिए, इन सभी कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एचएनबीयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर उत्तराखंड के कैंडिडेट होने का मतलब ये है कि पहली चीज ये है कि अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने 10th और 12th अपना उत्तराखंड से किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अपकमिंग वीडियोस में बताता रहूंगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कितना साल पुराना वाला चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। बाकी डोमिसाइल जो है वो आपका कितना भी पुराना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रिन्यू नहीं कराना होता। ठीक है, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड थोड़ा इशू होता है जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए जो है मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एचएनबीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जहां पर नर्सिंग पैरामेडिकल का आपको रजिस्टर मतलब नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले पेज पर आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको पेज पर खुलते ही दिखाई दे जाएगा। अब बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप फॉर्म को मेरे से फिल करवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा। टेलीग्राम आईडी जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, तो SHIKHER शिखर_297 इस पर आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो ₹69 है। तो इतना जो है वो आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कंप्लीट करना होगा तो वो आप मेरे से फॉर्म फिल करवा सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं कि इस टेलीग्राम आईडी पर प्लीज बाकी अपने डाउट्स मेरे से ना पूछें। जो भी आपको अपने डाउट्स पूछने वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहां से डाउट देख के वीडियो में उसका सोल्यूशन बता देता हूं आपको। ठीक है, तो प्लीज बाकी किसी और डाउट के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके परेशान ना करें। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सच में फिल करवाना हो तभी मैसेज करें। एंड मैं एक चीज बता दूं कि आपको एडवांस पेमेंट देनी होती है, मतलब जो भी चार्जेस हैं वो आपको एडवांस में पे करने होंगे एंड फीस भी आपको एडवांस में ही पे करनी होगी, तभी आप मेरे को मैसेज करें। अदरवाइज अगर आप अपने आप से फिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जहां से भी आपको फिल करवाना है वहां से आप फिल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है एक लाइक हेल्प है, मतलब उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, या फिर उनके आसपास कोई साइबर कैफे नहीं है और वो किसी और से फिल करवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठकर मेरे से हेल्प ले सकते हो अपना फॉर्म भरवाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को। तो यहां पर देखो, जो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे तो रजिस्ट्रेशन आपका एक सेक्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का। अगर मान लो एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और बीच में फॉर्म को अधूरा छोड़ देते हो तो राइट साइड में आपको ग्रीन कलर के टैब में क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वहां से भी आप अपना फॉर्म जो है आगे कंप्लीट कर सकते हो बाद में, अगर आप बीच में इसको छोड़ देते हो। तो अभी अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन है इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम डालना होगा। ठीक है, उम्मीदवार का नाम या नेम ऑफ द कैंडिडेट जो लिखकर आ रहा है वो आपको एंटर करना होगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जो आपका नाम है खुद का, आपके फादर का नेम है यानी कि पिता का नाम है, आपकी मदर का नेम है माता का नाम, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जन्म तिथि, ये चारों चीजें जो हैं आपकी एग्जैक्टली 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। यानी कि जो भी फॉर्म में आप ये चारों चीजें डालोगे वो 10th की मार्कशीट को देखकर डालोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिटेल आधार कार्ड से डाल रहे हो, पैन कार्ड से, वोटर कार्ड से, स्कूल के आईडी कार्ड से डाल रहे हो तो वो नहीं चलेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और अगर वो 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो
इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, ठीक है। और बाकी जिसका 12th नहीं हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया जैसे सीबीएसई बोर्ड का, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक से ज्यादा फॉर्म भी आप लोग फिल कर सकते हो। अगर मान लो आपको एएनएम का भी करना है, जीएनएम का भी करना है, बीएससी नर्सिंग का भी करना है, बीएससी पैरामेडिकल का भी करना है, तो चारों भी आप कर सकते हो, क्योंकि चारों का पेपर अलग अलग टाइमिंग पे और अलग अलग डेट को है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक से ज्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सबकी फीस आपको अलग अलग पे करनी होगी, ठीक है। तो यहां पर आप नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होगा 2 बार, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी जो स्मॉल लेटर में डालोगे 2 बार, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको सपोज ना दिख रहा हो, एक नीचे ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी का। तो सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी डालने के लिए नीचे 2 बॉक्स आएंगे, एक जगह पर लिखा होगा मोबाइल ओटीपी, एक जगह पे लिखा होगा ईमेल ओटीपी। दोनों का जो भी ओटीपी आएगा वो आप डाल दोगे, और डालने के बाद आप जो है सबमिट कर दोगे, ठीक है। अब कई बार हो सकता है कि ओटीपी ना आए तो आपको दिक्कत हो सकती है, बट ये है कि आप कुछ देर बाद ट्राई करें उसके लिए, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम हो सकता है वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हो। और एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि भाई जो लोग इधर उधर से फॉर्म फिल करवाते हैं तो प्लीज आप उनका फोन नंबर बिल्कुल भी ना डलवाएं, अपना ही फोन नंबर यहां पर डलवाएं। अगर ओटीपी नहीं भी आ रहा है तो उस केस में भी मैं बता दूं कि अपना ही नंबर डलवाना है या अपने किसी घर वाले का नंबर डलवाना है। ऐसा नहीं है कि किसी का फॉर्म फिल करवाने जा रहे हो, उसने बोला कि ठीक है आपका नंबर नहीं लग रहा, मैं अपना डाल देता हूं, तो उससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। बाद में प्रॉब्लम ये होती है कि जब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस टाइम पे भी उस नंबर से ओटीपी चाहिए होगा। अब बार बार ना तो आप उसको परेशान करोगे उस बंदे को, और ना वो परेशान होने के लिए आपके पास बैठा है कि भाई आप उसको बार बार कॉल करके ओटीपी पूछोगे लॉगिन करने के लिए, और वो आपको बता देगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि किसी और से अगर आप फॉर्म फिल करवाओगे तो प्लीज उसका मोबाइल नंबर यूज नहीं करना, फॉर्म में अपना नंबर या अपने किसी घर वाले का नंबर ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिकॉज ये इशू लास्ट ईयर 2-4 कैंडिडेट्स के साथ आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इतना डालने के बाद, ओटीपी डालने के बाद सबमिट जैसे ही करोगे, उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड का एक मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा और ईमेल पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर इस स्टेज पे आप फॉर्म को छोड़ देते हो और बाद में कंटिन्यू करना चाहते हो, तो लॉगिन वाला ऑप्शन यूज करके उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके वापस से वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने फॉर्म को छोड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जब आप लॉगिन नहीं, मतलब जब आप डायरेक्टली इस पर आ जा रहे हो सेव करने के बाद या सबमिट करने के बाद, तो आप इस पेज पर पहुंचोगे, जिस पेज पर आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना फादर्स नेम डालना होगा, पिता का नाम वो भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मदर्स नेम डालना होगा, ठीक है, माता का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फादर नेम में या मदर नेम में मिस्टर या मिसेस कुछ भी नहीं लगाना होता, ये चीज का ध्यान रखना। और उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लोगे, मेल फीमेल या जो भी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, या यहाँ पर कि अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, इंडियन सिलेक्ट करोगे यहाँ पर। उसके बाद डोमिसाइल ये पूछेगा कि आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो सभी के पास ऑलमोस्ट होगा तो यस कर दोगे, और यस करने के बाद आपसे आगे पूछेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो ये डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना है वही जरूरी है डालना, तो उसको स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास है डोमिसाइल तो आप देखकर उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर भी सकते हो, ठीक है। और जो यहां पर नो करेगा, तो नो करने वाला कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो आपके पास डोमिसाइल नहीं भी है तो आपका 10th और 12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसमें नो कर दोगे तब। उसके बाद जो है यहां पर आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, यानी कि आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल है, ठीक है, यूआर यानी कि अनरिजर्व जनरल है, या ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, या एसटी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे, और तभी सिलेक्ट करना जब आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जनरल से फॉर्म भरें या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरें। भाई मैं ये बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आपके घर वालों की इनकम 8 लाख रुपए सालाना से कम है, यानी कि एक साल में 8 लाख रुपए से कम की इनकम आपके घर की है, तो आप कोशिश ये करो कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तहसील से बन जाए, और जब तहसील से वो बन जाए तभी आप फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में से हमेशा ईडब्ल्यूएस वालों का ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज उनको 10% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सीट मैट्रिक्स देख के कि जनरल में सीटें ज्यादा होती हैं इसलिए जनरल से फॉर्म भर दो, जबकि उनका ईडब्ल्यूएस बन भी सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं बनाते।
तो देखो मतलब एक अच्छे गाइड होने के नाते मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि अगर आप कोशिश कर लो कि आपके ईडब्ल्यूएस बन जाए तो उसको प्लीज जरूर बना लो। और ये सिर्फ वही कैंडिडेट बना सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपका बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी इंतजार कर लेना, अगर मान लो आप अभी अप्लाई करके देते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि 25 लास्ट डेट है फॉर्म की। तो 25 से पहले पहले अगर आ जाता है तो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर लेना, उसमें आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे इसके बाद जो है जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जैसे आपने एससी एसटी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करी होगी, आपसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ठीक है। अब ये भी देखो, हो सकता है जरूरी ना हो डालने के लिए, क्योंकि यहां पर भी ऊपर स्टार नहीं बना है। तो अगर मान लो किसी कैंडिडेट का नहीं बना है अभी, जैसे ईडब्ल्यूएस का, और उसे लगता है कि उसका बन जाएगा, या मान लो आपका सर्टिफिकेट पुराना है, आपको रिन्यू कराना है और फॉर्म अभी आप भर रहे हो, तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हो, सर्टिफिकेट नंबर आप छोड़ दोगे, उसको नहीं भरोगे, लेकिन कैटेगरी आप वही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद है आईडी प्रूफ। यहां पर आईडी प्रूफ आपके पास है तो यहां पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आ जाएगा। तो आधार कार्ड इसमें सेलेक्ट कर लेना, बाकी आधार कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद उसका आईडी प्रूफ का नंबर डाल दोगे। यानी कि आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आप यहां पर एंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा आईडी प्रूफ इशू डेट। तो अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हो तो आधार कार्ड के पीछे इशू डेट लिखी होती है कि किस तारीख को आपका आधार कार्ड बनाया गया था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप डालोगे। और एक चीज यहां पर बता दूं कि जो भी आईडी आप डालो, जैसे आप आधार कार्ड डाल रहे हो, अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में मेरी इंफॉर्मेशन गलत है, मेरा नाम गलत है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी सही करवा लेंगे एग्जाम होने से पहले पहले, ठीक है। फॉर्म भले ही आप आधार कार्ड डालकर भर लो, लेकिन आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलती है या फोटो आपका बचपन का लगा है, फोटो आपका 5 साल से ज्यादा पुराना है, तो आप उसको अपडेट जरूर करवा लें, ठीक है। तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जो है कम्युनिकेशन वाली डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे, और यहां पर जो है आपको अपना एड्रेस डालना होगा। तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दो तरीके के एड्रेस होते हैं। करेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहां अभी आप रह रहे हो, और परमानेंट का मतलब होता है जहां आपका पूरा घर बार है, या जहां आपका गांव है, या जहां आपके आधार कार्ड वगैरह बना है, या आप बोल सकते हो कि जहां पर आपका मतलब पेरेंट्स का घर है या पुश्तैनी घर है, जो भी है, तो वो आपका परमानेंट घर हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहीं दूर रह रहा है, अभी कहीं किराए पर रह रहा है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस में वो वाला एड्रेस डाल देगा, और परमानेंट एड्रेस में अपने गांव का एड्रेस डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल लोगे। अगर आपको लगता है कि आपका एक ही एड्रेस है तो दोनों में वही डाल दोगे, ठीक है। तो दोनों में वही कैसे डालना होगा, जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस में पूरा डाल दोगे, एड्रेस डालोगे जो भी आपकी लोकेशन है, कि ये वाली कॉलोनी है, ये वाला वार्ड नंबर है, ये डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है तीनों लाइनों में आपको एड्रेस डालना है, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल देना एड्रेस का। जैसे पहले में डाल दिया कि घर की संख्या कौन सी, गृह संख्या, हाउस नंबर डाल दिया, दूसरे में कॉलोनी का नाम डाल दिया, तीसरे में वार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है। तो 3 लाइनों में डाल दोगे। उसके बाद शहर कौन सा आपका वो डाल दोगे, पिन कोड जो होगा वो डाल दोगे। पिन कोड अगर आपको अपने शहर का नहीं पता तो आप जो है गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस पड़ा है वही सेम टू सेम डाल सकते हो, अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस वही है जहां पर आप अभी रहते हो, ठीक है। उसके बाद जिला और राज्य ये आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रेजेंट और मतलब या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है, तो नीचे यहां पर एक टिक मार्क आपको लगाने को आएगा, चेक बॉक्स आएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहां पर टिक लग जाएगा, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका परमानेंट में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहां पर टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो टेस्ट का सेंटर जो है वो उसके लिए आपको 3 प्रेफरेंस देने होंगे। 3 प्रेफरेंस इसलिए दिए जाते हैं कि मान लो पहले नंबर पे जो चूज करा था वहां पर मान लो जगह खाली नहीं बची, बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे, तो इस वजह से आपको दूसरा वाला दे देंगे। बट ये है कि 99.99% चांस यही होता है कि जो पहले नंबर पे आप सिलेक्ट करोगे वहीं पर आपका पेपर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक और मैं चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने एम्स का पेपर भी भरा होगा, बीएससी नर्सिंग का, तो वो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्या पता यूनिवर्सिटी डेट को चेंज करते हैं, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। लेकिन फिर भी आपको बहुत जल्दी है फॉर्म फिल करने की, तो पहले नंबर पे वही सेंटर डालना जो आपके एम्स वाले सेंटर के पास में हो। जैसे मान लो एम्स में आपने पहला सेंटर देहरादून डाला है, तो इसका भी सेंटर आप देहरादून डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 तारीख को अगर मान लो एम्स का पेपर देते हो और 9 को जो है इसका पेपर देते हो, तो ये है कि देहरादून में ही रहोगे, वहीं पर पेपर देके आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अपने दिमाग से कॉमन सेंस लगा के इसको सोच लेना, मैंने आपको बस बता दिया, हिंट दे दी है। उसके बाद 3 चॉइसेस आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर काफी सारी चॉइसेस है एग्जाम सेंटर की, देहरादून हो गया, न्यू टेहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, बहुत सारे, तो जो होंगे उनमें से 3 अलग अलग सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी होगी। उससे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि भाई किस कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हो।
तो कोर्स आप सिलेक्ट कर लोगे, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, और एक बार में आप एक ही कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करना होगा तो बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, यानी कि बार बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डाल के ओटीपी नहीं मंगाना, उसी से लॉग इन करके आप दोबारा अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्वालिफाइंग डिटेल्स यहां पर डाल दोगे। इसमें पूछेगा कि जैसे मान लो आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने 12th पास कर रखा है, 12th में इंग्लिश आपके पास है, तो ये आपसे पूछेगा कि यस या नो, तो यस यस में कर दोगे, क्योंकि जीएनएम के लिए 12th आपका पास होना चाहिए और 12th में आपकी इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आपसे पूछ लेगा। बाकी एलिजिबिलिटी पर मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा कि एएनएम का पेपर कौन दे सकता है, जीएनएम का कौन दे सकता है, बीएससी नर्सिंग का कौन दे सकता है, बीएससी पैरामेडिकल का कौन दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद है क्वालिफाइंग एग्जाम। तो ये आपसे पूछेंगे कि भाई क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब है कि जैसे जीएनएम, एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, क्लास 12th है, यानी कि क्लास 12th आपका पूरा होना चाहिए। तो ये आपसे पूछेंगे कि भाई क्लास 12th आपने पास कर लिया है या अपियरिंग है। अपियरिंग वो लोग डालेंगे जिनका क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो जैसे ही आप अपियरिंग डालोगे आपके हो सकता है मार्क्स वगैरह यहाँ पर ना पूछे जाए, लेकिन अगर आप पास सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पर अपना क्लास 12th का रोल नंबर डालना होगा, और रोल नंबर के साथ साथ जो है मार्क्स वगैरह भी डालने पड़ सकते हैं, तो वो देख लेना, जो भी ऑप्शन आएगा उसको फिल कर देना। उसके बाद ये पूछेंगे कि क्लास 12th आपने कौन से बोर्ड से करा है, तो उत्तराखंड बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, जो भी होगा वो आप एंटर कर दोगे। उसके बाद है ये पूछेंगे कि भाई आपने क्लास 12th जो है कौन सी स्टेट से करा है, तो उत्तर प्रदेश से करा है, उत्तराखंड से करा है, जहां से भी करा होगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है फिर आपसे पूछेंगे कि क्लास 10th आपने कहां से करा है, मतलब हाई स्कूल एग्जाम जो है वो आपने कौन सी स्टेट से पास करा है, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स डालने के बाद जो है आपके पास यहां पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन। यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ जो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, और उसके अलावा जो सिग्नेचर है वो भी आपका 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब फोटो अगर आपको रिसाइज करना नहीं आता है, एडजस्ट करना नहीं आता, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि हाउ टू रिसाइज इमेज सरकारी हट करके, इस तरीके से वीडियो सर्च कर लोगे तो आपको एम्स वाली एक वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि फोटो को रिसाइज कैसे करना है, ठीक है। तो वो इतना काम आप कर लोगे, आपको पता चल जाएगा फोटो कैसे रिसाइज करना है। फोटो रिसाइज करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना, गैलरी से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फाइनली जब आप सबमिट करोगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन को ढंग से चेक कर लेना सबमिट करने से पहले, क्योंकि हो सकता है करेक्शन करने का चांस ना मिले। तो उसके बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब फीस आपको कितनी देनी होगी वो भी मैं बता देता हूं। तो देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 2000 रुपए पे करने होंगे, और अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हो तो 1500 करने होंगे। और अगर आप एएनएम या फिर जेएनएम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 1500 करने होंगे, और अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 1000 रुपए फीस जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी फीस है, मतलब बीएससी कोर्सेज से जो एएनएम या जीएनएम डिप्लोमा कोर्सेज है उससे उनकी 500 रुपए फीस कम है, ठीक है। तो यहां पर आप फीस जब पे करोगे तो कोशिश यही करना कि भाई यूपीआई से जो फीस है वो ना पे करो, क्योंकि यूपीआई से बहुत बार ऐसा होता है पेमेंट जो है अटक जाती है। तो कोशिश ये करना कि पेमेंट जब भी आप करो कार्ड से करो, क्योंकि यहां पर जब पेमेंट अटकती है ना तो ना तो वो फोन उठाते हैं ना वो जवाब देते हैं कि आपका पेमेंट का हुआ क्या। तो पेमेंट में इसलिए बहुत दिक्कत आती है, इसलिए कार्ड से ही करना, चाहे क्रेडिट कार्ड से करो या डेबिट कार्ड से करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो पेमेंट आप कर लोगे, फिर उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट जो वो आपके पास आ जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल भी नहीं रखना, वो अपने पास पीडीएफ फॉर्म में ही सेव करके रखना है। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा एडमिशन के टाइम पे, तो अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, फालतू में कॉपी निकाल के उसकी मत रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लोगे, और मैंने सारी डिटेल्स जो है अच्छे से आपको बता दी है। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। प्लीज मुझे टेलीग्राम पर अपने डाउट्स के लिए मैसेज मत करना। टेलीग्राम अकाउंट मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, तो वो मेरे से डायरेक्टली अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या फिर उनके गाँव में साइबर कैफे वगैरह बहुत दूर है या फिर है ही नहीं, ठीक है, कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो आप घर बैठे बैठे मेरे को कॉल करके जो है अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। और उसका चार्ज मैंने बता दिया कि नॉमिनल चार्ज है 69 रुपीज, ठीक है। तो वो समझो कि लाइक एक हेल्प जैसा है, वरना मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे गांव में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, और उस चक्कर में वो गड़बड़ कर देते हैं। तो इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हो तो मेरी हेल्प ले सकते हो, आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे से फिल करवाओ, बस वो एक हेल्प है जो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते, सिर्फ उनके लिए। अगर आप कर सकते हो तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आप कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सही फिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो जो भी ऐसा है तो वो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी पता चल जाए।